नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। लखनऊ शहर में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए एंटी लार्वा और फॉगिंग छिड़काव शुरू कर दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाए जा रहे हैं और सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान सभी वार्डों के मोहल्लों, गलियों और नालों के किनारे बसी बस्तियों में चलाया जा रहा है, जहां बड़े पैमाने पर एंटी लार्वा, फॉगिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। एक नज़र डालते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। लखनऊ में मौसम बदलने के बाद जिस तरीके से नगर निगम ने एंटी लार्वा का छिड़काव का जो आदेश था उसको जारी कर दिया है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनएसए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, इनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से लखनऊ में मौसम का बदलाव हुआ उसके बाद जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो ज़्यादा होने लगी हैं, लोग बीमार होने लगे, इसको लेकर नगर निगम ने सभी जगह फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू कर दिया है। अभी तक कितना छिड़काव हो रहा है, क्या सभी जोनों में छिड़काव हो रहा है कि नहीं? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई थी, तो इसी क्रम में हम लोग ने सीएमओ साहब के साथ फरवरी में ही एक बैठक की थी टेम्परेचर को देखते हुए, और निर्णय लिया गया था कि 1 मार्च से एंटी लार्वा और फॉगिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाए। उसके बाद जब ये देखा गया कि पहले निर्देश थे कि आवश्यकता अनुसार अपने वार्ड्स में, जोनों में एंटी लार्वा और फॉगिंग कराई जाए, लेकिन फिर नगर आयुक्त सर के साथ विचार विमर्श हुआ लगभग 7-8 मार्च के आसपास, और देखा गया कि मच्छरों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो अभी पिछले 2 दिनों से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि हर वार्ड में, हर जोन में अपनी फुल कैपेसिटी के साथ एंटी लार्वा और फॉगिंग सुबह और शाम शुरू कर दी जाए, और जिससे कि मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। हालांकि अभी डेंगू या मलेरिया के केसेस नहीं निकल रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पे, क्योंकि मच्छरों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है, तो इसको देखते हुए ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई है। सर, आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुराने शहर, लखनऊ के पुरानी जो गलियां हैं वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जाने में दिक्कत होती है। वहाँ पर छिड़काव, एंटी लार्वा का जो छिड़काव करने के लिए वहाँ पर क्या सुविधा आप लोगों ने की है? क्योंकि ऐसी गलियाँ जहाँ पर छिड़काव नहीं हो पाता था, तो अब उसको लेकर क्या कोई नगर निगम की तरफ से निर्णय लिया गया, कोई रोड मैप तैयार किया गया कि वहाँ तक कैसे, जो पुरानी बस्तियाँ हैं वहाँ पर कैसे छिड़काव करेंगे? जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फॉगिंग की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि जो बड़ी रोड्स हैं, बड़ी रोड्स के लिए व्हीकल माउंटेड मशीन्स हैं जो कि गाड़ियों से चलती हैं। उसके बाद उससे सकरी रोड्स के लिए आपकी साइकिल माउंटेड, या जो नॉर्मली स्कूटी पे लोग लेके चलते हैं मशीन्स को, सकरी सड़कों के लिए उन साइकिल माउंटेड मशीनों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो उससे भी सकरी एरिया हैं जहाँ पे मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो हैंड हेल्ड मशीन्स हैं फॉगिंग की, उससे करते हैं। एंटी लार्वा मशीन्स क्योंकि आदमी अपनी पीठ पे लेके चलता है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता, वो हर एरिया में एसेसिबल होता है, हर एरिया में जाके वो काम कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के एरिया के लिए हमारे पास हर तरह की फॉगिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। अभी आप लोग क्या निरीक्षण कर रहे हैं? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है जहाँ पर छिड़काव कम हो रहा हो, उसको लेकर के आप लोग सुबह शाम क्या निरीक्षण करते हैं? सभी जेडएसओज को, जेडोज को, एसएफआईज को, सुपरवाइजर्स को निर्देश हैं कि वो डेली इसको मॉनिटर करें। हम लोग भी इसको ऑनलाइन भी, कल जैसे शाम को ही हम लोग ने ऑनलाइन जूम पे मॉनिटरिंग की, सभी जोन्स को एक साथ जोड़ के जूम पे कि लाइव मॉनिटरिंग की कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ कहाँ फॉगिंग हो रही है, इसको देखते हुए। तो ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी सारे ऑफिसर्स फील्ड में रहें देखने के लिए इसको, इसके निर्देश हैं नगर आयुक्त सर के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एनएसए। इनका साफ तौर पर कहना है सभी जोनों के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं, फॉगिंग एंटी लार्वा का जो छिड़काव वो लगातार सभी वार्डों और जोनों में होना चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग लगातार जूम मीटिंग के द्वारा की जा रही है, और खुद भी अफसर फील्ड पर निकलकर निगरानी रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 8 साल पूरे कर रही है और अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को उजागर कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने योगी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार राज्य की सामाजिक समरसता, भाईचारे और कानून व्यवस्था को नष्ट कर रही है।
उन्होंने खासकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने और कुशीनगर के हाटा में मस्जिद की अवैध ध्वस्तीकरण की ओर इशारा किया। साथ ही दलितों पर अत्याचार और विभिन्न जिलों में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की भी आलोचना की। देखिए, योगी जी ने जो वादे किए थे जनता से, जो उन्होंने उनका घोषणा पत्र आप देख लें, मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे उसमें से उन्होंने 10% भी पूरे किए होंगे। आम जनता दुखी है, आम जनता परेशान है, जंगल राज कायम है, चारों तरफ पुलिस का बोलबाला है। आप देख सकते हैं वकीलों के साथ जिस तरीके से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, महिलाओं के साथ फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, और जो गरीब मजदूर जिन्होंने काम किया खेतों में, गांव में, मनरेगा वाले, उनका पेमेंट तक अभी तक नहीं मिला, उनको पैसे तक नहीं मिले। ये बेमिसाल सरकार बता रही है। उनके घर पे चूल्हे नहीं जल रहे, उन्होंने होली नहीं मनाई, वो कुंभ स्नान नहीं किए। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और केवल मनगढ़ंत झूठी बातें कर रही है। देखिए, ये पूरी सरकार अपनी सारी चीज़ों को छिपाने पे लगी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप, बलात्कार, लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है आप देख सकते हो। और एक घटना, कल की घटना यहाँ लखनऊ में भी है, जो टेम्पो वाला जंगल में ले जाकर वहाँ जाकर हत्या कर देता है बिटिया की। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से दलितों के ऊपर और हर वर्ग के ऊपर, पिछड़ों से लेकर खासकर माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरीके का ये अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, फर्जी दंगे करा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों के आज जगह जगह पर जो आयोजन है उसको रद्द करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार फेल हो चुकी है और केवल अपनी वाहवाही पीट रही है और अपनी वाहवाही करके जनता को दिखाना चाहती है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, जंगल राज कायम है। देखिए, ये वो भी प्रायोजित है। ये 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा था, जिन्होंने कल परसों मुकदमे लिखकर कार्रवाई की। अगर शुरुआती दौर में अगर ये कार्रवाई होती, न दंगे होते, न कहीं आगजनी होती, न कोई विवाद होता, सारा मामला ठंडा हो जाता। ये सरकार प्रायोजित तरीके से दंगे करा रही है और भड़का रही है। पूरी सरकार, बता तो रहा हूँ, कि अत्याचार अन्याय कर रही है। चाहे वो संभल हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो आपने कुशीनगर का देखा, मस्जिद गिरा दी गई, अभी संत कबीर नगर में गिरा दिया गया। ये चारों तरफ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है। और हर वर्ग दुखी है, सरकारी कर्मचारी, मनरेगा मजदूर, किसी को भी इस सरकार में राहत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को की मदद नहीं हो पा रही है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री और भारत सरकार को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन अब तक मिले तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला निवेशकों और अफसरों के बीच पैसे के बंदरबांट में विवाद का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईएएस अफसर श्री अभिषेक प्रकाश से संबंधित कार्रवाई मात्र एक निवेशक से घूसखोरी का मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में निवेश के नाम पर भारी भ्रष्टाचार और उसके पैसे के बंदरबांट से जुड़ा है। अतः मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इस पूरे संदर्भ की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शहीद पथ स्थित फिनिक्स प्लाजियो मॉल में छावा मूवी का अवलोकन किया। इस दौरान वे भाजपा मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित और अन्य नेताओं के साथ मॉल पहुंचे। छावा मूवी मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह में रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर ट्रैक्टर छुड़ा लिया। माफिया ने पहले अपनी बाइक ट्रैक्टर के सामने गिराकर उसे रुकवाया, फिर वन कर्मियों पर हमला कर ट्रैक्टर छीन लिया।
यह घटना 18 मार्च को हुई थी, जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया। मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया नहीं बल्कि पेट माफिया है। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की बात भी कही। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्यों भावुक हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस की जातियाँ प्रदेश में बड़ी है। जो अच्छे काम कर रहे हैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उनको फील्ड में रहना चाहिए। और जो पुलिस के अपनी दबंगई दिखाते हैं और आम जनता हो, अपने विधायक और विधायक के परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक मांग करी। माननीय अध्यक्ष और सरकार ने तत्काल उसको निलंबित किया। मैं समझता हूँ कि ये एक जनप्रतिनिधि के सम्मान में एक सफल प्रयास है। वो चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे पक्ष के विधायक हो, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो स्वाभाविक है, आवाज़ उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी अगर इस प्रकार झूठे मुकदमे लगाता है तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उस पर आज सरकार ने निलंबित का आदेश किया है, आश्वासन दिया मंत्री जी ने। तो मैं इस बात मानता हूँ कि ठीक है, ये अच्छी पहल है। कपड़े उतारना, देना कि मैं कुर्ता उतार लूँगा सदन के अंदर, लगा कि काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता है, अभी आपने देखा मऊगंज में घटना घटी, अगर 1 महीने पहले अगर उस पर हो जाता तो शायद ये इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस के निचले स्तर पर जो अधिकारी ज्यादती कर रहे हैं, उस पर सरकार की लगाम होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में इस तरह के जो बात सामने आई है और भाजपा के ही मंत्री ने भाजपा की सरकार होने के बावजूद यह बात कही है। कांग्रेस तो खैर आरोप लगाती है, लेकिन आज यह बड़ी बात सामने आई कि भाजपा के ही मंत्री ने भाजपा की सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया। अब इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से इस पर अंकुश लगता है या नहीं, और अवैध रेत उत्खनन के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन पर विपक्ष के हंगामे के बाद मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि बड़ी गड़बड़ी और घोटाले के कारण ठेकेदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2027 तक जल जीवन मिशन के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और सिंगल विलेज स्कीम के 2990 योजनाएं दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएंगी। मंत्री ने यह भी कहा कि 12 ठेकेदारों को खराब गुणवत्ता के काम के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। प्रदेश में रेत अवैध उत्खनन को लेकर और माफियाओं की लोगों को मारपीट को लेकर मंत्री बोले कि यह रेत माफिया नहीं, यह पेट माफिया है। और अब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है और अवैध रेत उत्खनन करके यह पेट भरने का कार्य कर रही है। भाजपा की सरकार है, मोहन सरकार है, और भाजपा के ही मंत्री ने यह कहा कि यह रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। कैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डैम बना रहे हैं और डैम से कनेक्ट करके हम लोग हर घर नल से जल पानी देने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 2027 तक 100% काम हो जाएंगे। और आज सड़कों के रेस्टोरेशन जिस तरीके से नल तो लग गए हैं लेकिन जल नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग धरातल पे जाकर के देखेंगे कि जिस तरीके से आज काम हो रहा है। चौहान के इलाके में स्थिति ये है कि दर्जनों गांव में पानी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% सही है, पर इतना आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि पहले से बहुत अच्छा हो गया। हमारे अधिकारी लगातार धरातल में जा रहे हैं, हमारे माननीय विधायकगण जा रहे हैं और जो गड़बड़ी हो रही है उसको हम सब लोग सुधार रहे हैं। और मैं इतना आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से 51,154 हमारे ग्राम हैं, उसमें से हमारे 18,000 से ज़्यादा ग्रामों में शुद्ध पेयजल हम दे रहे हैं। और हम बहुत जल्दी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से योजना बनाई है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अंतिम छोर में रहने वाले भाई बहनों के लिए, जनजाति समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, जिस तरीके से आज उन्होंने सोचा। मैं खुद आदिवासी महिला हूँ, जंगल पहाड़ में हम लोग नाले
कि गंदे पानी पीते थे, पर आज ये स्थिति है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति आज हर घर जल के लिए घोषित किए हैं। तो निश्चित ही वो थोड़ा बड़ा योजना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और उसको लेकर के जिस तरीके से हमारे सिंगल विलेज स्कीम में आज 29,990 हमारी योजना चल रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि दिसंबर 25 तक 100% हमारे काम होंगे। और जो जल जीवन मिशन के काम हैं वो हमारे 2027 तक लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग आप लोगों के सहयोग से पूर्ण करेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं। घोषित कर दी थी मैडम, जल्दबाजी में घोषित कर दी, टंकी सूखी है, नल सूखा है, ये पूर्ण जल जो यदि ऐसा किए हैं आप लोग बताएं, उसकी जांच करा के और जो भी दोषी है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं आप लोगों को बता अभी तक हम लोगों ने ऐसे 10 से 12 हमारे जो ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किए हैं, पैसे उनसे वसूली किए हैं। और जो ऐसे काम हैं उनको हम लोग नीचे स्तर पर जाकर के और उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। और जब हम लोगों ने जो आप सब लोगों के सहयोग से हमने ये तय किया है कि जो भी ठेकेदार है जब तक थर्ड पार्टी एजेंसी से उसका मूल्यांकन नहीं होगा तब तक उनको हम पेमेंट नहीं करेंगे। आप ये मान रही है कि जलस्तर गिरा है, लेकिन उसको जलस्तर को बढ़ावा देने की क्वेश्चन है यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जल जीवन मिशन, हर घर को जल देना, यह एक योजना जो कि पूरे प्रदेश में और देश में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र में निकलकर सामने यह आई कि लगातार जल जीवन मिशन में, क्योंकि पीएचई मंत्री ने खुद ने माना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और लोगों तक जल नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि अब 12 लोगों को यानी कि ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया है जो कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में जाकर पानी देने का कार्य कर रहे थे। अब देखना होगा कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है और आगामी भी इसी तरह की कार्रवाई जल जीवन मिशन के तहत होगी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 तक हमारी कोशिश है कि हर घर को जल देने की कोशिश चल रही है और यह कोशिश पूरी होगी। और यहां तक कि मंत्री ने यह तक कह दिया कि अगर मीडिया हमें बताएगी तो हम उन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन सरकार का भी सपना है। हर घर को जल देना उनके लिए पहली प्राथमिकता है। संपतिया उइके पीएचई मंत्री ने आज यह बात विधानसभा के इस सत्र के दौरान कही। हॉर्नबिल टीवी के लिए भोपाल से स्टेट हेड अमरीश शर्मा। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से उनके बंगले में भारी मात्रा में नकदी छिपाकर रखी हुई थी, इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली में नहीं थे तब उनके आधिकारिक निवास पर आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को सूचित किया गया और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग ने बंगले के विभिन्न कमरों में भरी मात्रा में नकदी का खुलासा किया। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को संसद में उठाया। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है जो वर्षों से चल रही है। First of all, I am not aware of any of the facts.
If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी, तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी, और आज तक कुछ हुआ। मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया, और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं, और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक Well, it's a very serious matter, because judges are expected to be in a, expect a lot of people, trust is there in the functioning of the judiciary. And if this kind of cash is discovered in the residence of a judge, either this is a matter which is almost a week old now, so probably there is no explanation forthcoming from the judge. And if there is no explanation forthcoming, then this has to be taken very seriously. And in my view, transferring is not a solution. Because transferring, if he starts, if he's doing this kind of a thing, and if he goes and does it in his parent high court, that really is not a solution. So he should be asked to, first there should be a small in-house inquiry, and if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign, and if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started. So I think it's a very serious matter, and it really shakes the credibility of the institution, which is the judiciary. And everybody relies upon the judiciary as the last arbiter of their disputes. And if they feel that even judges are, not above board, then it's very damaging for the institution. अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।